class today, और there are some questions on the board जो आपके साथ लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके जो बच्चे से पूछूंगा प्लीज आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? The first question is in front of you. If pure substances are made up of one type of dash or dash, कोई भी जवाब दे सकता है क्या मुझे? So atoms or molecules? Yes, beta. Pure substances are made up of one type of atoms or molecules. सिर्फ एक ही प्रकार की एटम या सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है ना? जब वो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनी होती है तो we call that pure substance as element. और जब एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी रहती है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Compound. कंपाउंड्स बोलते हैं, ओके? उसको हम लोग कंपाउंड्स। बट अब देखिएगा, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डैश, डैश एंड डैश। Solid, liquid, gas. वो Some metal, non-metal and metalloids. metal, non-metal and metalloids, ठीक है ना? Understood? Elements of metals, non-metals और metalloids। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद करो, तो पहले देना है तब ऑन करना। Okay. Energy changes are involved during the formation of dash. Energy changes during the formation of dash होती है। Compound. Yes, compound जब बनते हैं तब एनर्जी की चेंजेस आती है, या तो एनर्जी इवॉल्व होती है या तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। Dash are impure substances. Mixture. Yes, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे का नाम क्या है? Okay. Mixture can be classified as dash and dash. Homogeneous and heterogeneous mixture. Yes, mixture can be classified as homogeneous or heterogeneous. हम लोग homogeneous बोल सकते हैं या heterogeneous बोल सकते हैं। Dash elements are known till date and compound are dash in number. डैश देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं तो एक सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में बना देता हूँ, पर ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर है। ओके, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं, साइंस का जो एग्जाम होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के तो क्वेश्चन 2 नंबर से 3 नंबर से ऊपर नहीं जाता है मैक्सिमम। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट? डैश एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। So 118. 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स आर known and compounds are dash in number. Numerous. Numerous, बहुत सारे compounds हैं, numerous. Okay. The constituent of a compound cannot be separated by dash mean. The constituent of a compound cannot be separated by dash means. Physical. बना हुआ है, कंपाउंड जो चीजों से मिलके बना हुआ है, ओके, उनको हम लोग कौन से मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं? और So physical mean. फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है और केमिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है। ओके, mixtures are formed by mixing pure substances in dash proportion. So any proportion. Any proportion. Compounds have fixed dash and dash. Melting and boiling point. क्या बोल रहे हो बेटा? Melting and boiling point. Yes, compound have fixed melting point and boiling point. अब कुछ बच्चों से मुझे बात करना है। अच्छा, कुछ बच्चे लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, इनसे मुझे आज पूछना है। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं उनका नाम तो मेरे पास है ही, पर मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ। बट चलो आप लोग अपने एंड से बताओ कि रीजन क्या हो रहा है लेट होने का बेटा।
एनीबडी? सर मेरा फर्स्ट टाइम था, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना है 5 बजे। चलो एक बच्चे ने बताया, पर आपने ही सबसे ज्यादा आंसर दिया है। नेक्स्ट, और कोई? देखो आप लोगों से एक सर छोटी सी फोन रिक्वेस्ट, जो भी हो, मैं अब आपका आंसर नहीं सुनना चाहता हूँ क्यों लेट आए, पर एक छोटी सी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी कि क्लास 5 o'clock स्टार्ट होने का टाइम है, तो क्लास 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और यदि आप नहीं आते हो तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये कमी है कि आप रेगुलर नहीं हो। और बेटा यदि आप रेगुलर नहीं हो तो समझ लो कि लाइफ भी रेगुलरिटी से सक्सेस आपको नहीं देगी। यदि लाइफ में रेगुलर सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, तो रेगुलरिटी एंड रूटीन फॉलो इज द की पॉइंट। वो फॉलो करना ही होगा। जो नहीं करोगे पिछड़ जाओगे लाइफ में। ये मेरे दिमाग में बात को डालना। तो प्लीज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई डोंट वांट कि बच्चे लेट करें। ओके, थैंक यू। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So on 26th of May, you have taken class of chemistry on Monday. हाँ बेटा, क्लास तो हुआ ही होगा। Okay, so वो क्लास की वीडियोस आप चेक कर सकते हो ऑन योर ऐप, श्रीवास्तव क्लासेस ऐप पे आप चेक। ठीक है, चलिए, okay, sir. थैंक यू। सो चलो अब हम अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। चलो, अब क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जामिनेशन में यदि पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट 3 नंबर का पूछ देता है। तो वो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन अच्छी है। व्हाई इज वाटर known as a compound? क्वेश्चन है कि पानी को क्यों कंपाउंड माना जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन। तो जो बच्चे नहीं भी आए होंगे लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे इन चीजों को देख सकते हैं और इस चैप्टर का जो पार्ट मिस हुआ है यहाँ पे क्लियर होता है। वाटर को कंपाउंड क्यों बोलते हैं? पहली बात, वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combining in fixed ratio by mass। देखो, पानी जो बनता है वो कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बनता है। ओके, वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग, कंबाइन किया और वाटर बन गया। ओके, यदि इक्वेशन आप लिखना चाहोगे तो H2 plus O2 gives water। Combining in फिक्स्ड रेशियो बाय मास। बोला जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है वाटर बनने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो फिक्स्ड रेशियो में हुआ है बाय मास। यदि हाइड्रोजन का एक एटम का मास यदि आप जानो, अभी आप नहीं जानते होंगे पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 AMU। AMU होता है फॉर मेजरिंग एटम की मास। ओके, तो यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन की, तो 2 एटम का हो गया 2 AMU। ओके, इज टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। तो यदि आप काटोगे इट विल कम 1:, क्या अंडरस्टूड? तो वाटर जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है इन द रेशियो 1:8। कैसे पता चला? एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, AMU यूनिट होता है एटम को मेजर करने का, एक एटम के मास को मेजर करने का। ओके, एक हाइड्रोजन के एटम का 1 AMU, 2 हाइड्रोजन के एटम का 2 AMU, 2 AMU और एक ऑक्सीजन का 16 AMU।
AMU या 1:8। तो वाटर जो तैयार होती है इट इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रोपोर्शन 1:8 बाय मास। ओके, तो ये एक कंपाउंड का गुण होता है। कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो वाटर में भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन हुई है। तो पहला गुण हम लोग सिद्ध करते हैं कि वाटर कंपाउंड है। दूसरा, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर is entirely different from its constituent hydrogen and oxygen। देखो, आप सभी को मालूम है जो कंपाउंड होता है, जो नया कंपाउंड चीज तैयार होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है जिन चीजों से वो मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एक गैस है जो कंबशन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। ओके, यदि हाइड्रोजन गैस निकला है, आप आग लगा दोगे तो वो गैस जलेगा। ऑक्सीजन है, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ये आग लगाती है, और वाटर जो होता है वो आग बुझाती है। तो प्रॉपर्टी तो एकदम डिफरेंट हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, वाटर की जो गुण होती है वो एंटायरली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है जिनसे वो मिलके बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आग लगाने वाली चीज है, वे आग नहीं लगाता, आग को बुझाता है। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई जिनसे वो मिलके बना है। तो कंपाउंड सपोर्ट कर रहा है, इट्स अ कंपाउंड। The constituent of water cannot be separated by physical means। देखो, आप जानते हो कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। जैसे वाटर है, क्या आप हाथ से पकड़ के पानी के एक बूंद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? नहीं। फिजिकल मतलब सिंपली हाथ से अलग कर देना, ऐसा नहीं हो सकता है वाटर के केस। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। फिजिकल मींस से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड के गुण है, तो इट्स अ कंपाउंड। और बहुत सारे गुण हैं देखिए। Water has fixed melting point and boiling point under a given set of या ऐसे लिखें, प्रेशर फिक्स्ड रहना। देखो, आपको मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में तो पढ़ाया हुआ है कि वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होती है यदि प्रेशर को फिक्स रखता है। ओके, तो वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है इट्स फिक्स्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी गुण किसकी होती है? कंपाउंड की होती है। कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है फिक्स्ड होती है एट फिक्स्ड प्रेशर। तो ये है। तो इतने सारे 1 2 3 4 4 प्रॉपर्टीज काफी होते हैं जो कंपाउंड से मिलते जुलते हैं वाटर के। तो मैं बोल सकता हूँ वाटर इज अ कंपाउंड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज द अबव 4 प्रॉपर्टीज मैचेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, सो वाटर इज अ कंपाउंड। वेरी सिंपल। ओके, इफ एनीबॉडी हैज गॉट डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन है और इसमें सारे कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है? कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होती है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, उसी प्रकार वाटर में कंबाइन हुआ है। जो कंपाउंड नया तैयार होता है उसकी गुण एंटायरली डिफरेंट होती है, इन चीजों से मिलके बनता है वो वाटर के केस में वैसा ही हो रहा है। आप जो चीज से वो मिलके बना हुआ है उसे आप फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, तो वाटर में भी नहीं हो पा रहा है। और
फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है कंपाउंड वाटर का भी। ओके, आई सपोज द आइडिया इज क्वाइट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ पूछिए बेटा, बोलिए। 2:16 लिखा, उसके बाद क्या लिखा हुआ सर? क्या बोल रहे हो बेटा? तो यहाँ जो AMU लिखा था उसका मतलब? एयर इज अ मिक्सचर। बेटा बता दे रहा, एएमयू जो होता है ना, जैसे आप कोई चीज का वजन, बड़ी चीजों का वजन कैसे केजी में नापते हो? केजी एक यूनिट होती है क्या नापने के लिए? मास नापने के लिए। लीटर क्या होता है? Weight. वॉल्यूम नापने के लिए। ओके, उसी प्रकार एएमयू होती है एटम के वजन को नापने, ठीक है ना? यूनिट है एटम के वजन को नापने। ओके, और यदि आप 1 एएमयू लिखते हो तो एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 एएमयू, ऑक्सीजन का 16 एएमयू, ठीक है ना? यूनिट है, वेरी सिंपल। पढ़ेंगे इन डिटेल्स, हम लोग पढ़ना है चैप्टर 3 में। व्हाई एयर इज अ मिक्सचर, ये भी एक अच्छी सी क्वेश्चन है, पूछी जा सकती है कि एयर मिक्सचर क्यों होता है। ओके, पहला पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ एयर वैरीज। ओके, एयर की कंपोजिशन वैरी करती है इन पॉल्यूटेड प्लेस, इसको आप ऐसे कहते हैं, दैट इज in polluted place, carbon monoxide can be more, or oxygen composition is less at high altitude। देखो, मिक्सचर का क्या गुण होता है कि मिक्सचर का एक पर्टिकुलर गुण होता है कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ओके, सो द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज। जो एयर जो चीज से मिल के बना हुआ है उसकी कंपोजिशन वेरी करती है। जैसे जहां पे पॉल्यूशन हाई है, पॉल्यूटेड जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में ज्यादा होता है। या आप सभी को एक बात और मालूम है, हाई ऑल्टीट्यूड, यदि आप पहाड़ वहां पे चढ़ जाओगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। ओके, तो द कंपोजिशन ऑफ एयर वेरीज। तो कंपोजिशन किसकी फॉर्मेशन में वेरी किया जा सकता है? हमने बताया था मिक्सचर की जो फॉर्मेशन होती है इन एनी प्रोपोर्शन। ओके, कोई कहानी है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, धनबाद में मानो पोल्यूशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि धनबाद में एयर नहीं है। हाँ है, धनबाद में भी एयर है। स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छा मौसम रहता है, पोल्यूशन कम है, वहां पे भी एयर है। तो एयर हर जगह है, पहाड़ पे चढ़ जाओ वहां पे भी एयर है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ओके, तो एयर एक ऐसी मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन वेरी किया जा सकता है, वो वेरी होती है। वी आर सेइंग दिस। सेकंड, the components of air, the components of air can be separated by physical means। आप लोग पढ़ोगे जब आओगे और सीनियर क्लासेस में, नहीं आपको 9th में पढ़ना है इसके बारे में कि एयर की जो कंपोनेंट होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड होता है, वो एक फिजिकल मेथड ही है जहां पे एयर जो जो चीजों से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को फिजिकल तरीके से अलग किया जा सकता है। और फिजिकल तरीके से अलग एक मिक्सचर ही में की जा सकती है चीजों को, तो एयर मिक्सचर है। The property of
individual components is retained in air. हवा में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होती है, हाइड्रोजन होती है हवा में, ऑक्सीजन होती है हवा में, नाइट्रोजन होती है हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा में, क्या उनका प्रॉपर्टी जब एक मिक्सचर बना एयर वहां पे बदल गया? क्या नहीं बदला है भैया। हम तो जो सांस लेते हैं प्योर ऑक्सीजन थोड़ी मिलता है, हमें एयर मिलती है और हमें सांस लेने की जरूरत है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीजें सेल आउट हो जाती है। प्लांट्स, उसको अलग से कोई कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो पूरा एयर अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज कर लेता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो रिटेन्ड है। तो मिक्सचर एक ऐसी चीज होती है जिसमें प्रॉपर्टीज रिटेन होती है इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो वैसे ही प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब एयर जो जो चीजों से मिलके बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी फुल्ली मेंटेन, चेंज नहीं। तो ये कुछ सिंपल सा है जो आप जान सकते हो मिक्सचर के बारे में। और जानना चाहो तो मिक्सचर के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी के चेंजेस नहीं होते, वो लिख सकते सर। कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती। ओके, वो बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है। और एक दो पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, बट इतना समझने के लिए काफी है। और आई सपोज कि आपको ये लिख लेना चाहिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो पॉइंट आप चाहो तो और अपने ऐड से ऐड कर सकते हो। एनर्जी चेंज इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एयर, है ना। मिक्सचर, एयर मिक्सचर जब बनता है एनर्जी की चेंजेस नहीं होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी जाए। ओके सर। हाँ बोलिए बेटा। सर रिटाइन मतलब क्या? वो जो आप कंपोनेंट्स इज उसके वो क्या लिखे सर? रिटाइन रिटेन्ड है बेटा, अच्छा रिटेन्ड। दिख नहीं रहा सर, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है एक्चुअली। शायद आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो बेटा, आप तो हाँ सर, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू है। हाँ बेटा, तो ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ और वीडियो क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट रुकना। ठीक है। नहीं बेटा, यहाँ से सब कुछ क्लियर है। आप जा रहा है क्लियर क्या? हाँ सर अब आ रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने इन सिंपल एलिमेंट क्या होती है देख लिया, कंपाउंड क्या होता है देख लिया, मिक्सचर क्या होते हैं देख लिया। जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुराने लेक्चर्स को एक बार आप ऐप में जाके देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आएंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर जो होते हैं उनमें बदलाव के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैटर में चेंजेस होती है। ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द चेंजेस इन मैटर। ओके, मैटर अंडरगोज चेंजेस। आपको ये बात मालूम है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है चेंज। ये दुनिया में चेंज आएगा ही आएगा। उसी प्रकार उस सच्चाई से मैटर भी नहीं छिपा हुआ है, मैटर में भी बदलाव होता है। मैटर में जो बदलाव होती है वो 2 प्रकार की होती है। वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, उसको हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर वहां से समझने की कोशिश करेंगे। मानो आपके पास वाटर है लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। आपके पास वाटर है लिक्विड फॉर्म, आपने उसे हीट किया। ओके, ट्रायंगल का साइन होता है हीट करना, तो वाटर बन गई स्टीम। और ये है गैसियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज मैं बता सकता हूँ आपको।
वाटर को यदि आप ठंडा कर दो तो ये बन जाती है आइस, जो होती है सॉलिड फॉर्म। तो बोलने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आइस यदि पानी से बना हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। आइस यदि पानी से बना हुआ है तो आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O बोल सकते हैं। वाटर फॉर्मूला Yes, sir. वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, भले मैं लिख दूं S सॉलिड स्टेट, ठीक है। वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है H2O, ब्रैकेट में L लिख दो लिक्विड। जब स्टीम भाप बनता है फिर भी उसका फॉर्मूला H2O ही रहता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो बदलाव हुई है ठंडा करने से या गर्म करने से, इस बदलाव में फॉर्मूला में कोई बदलाव आया है क्या? No, sir. फॉर्मूला में कोई बदलाव आई है? हाँ ना? No, sir. नहीं आई। No, sir. कोई भी नया प्रोडक्ट बना है कहीं पे? नो No, sir. नहीं, नया प्रोडक्ट नहीं बनी है। अंडरस्टूड? तो ऐसी चेंज जहां पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है विथ न्यू फॉर्मूला, और उस चेंज को आप इजीली उल्टा कर सकते हो। यदि मैंने पानी को स्टीम बनाया तो स्टीम को मैं ठंडा करके फिर से पानी बना सकता हूँ, और पानी को यदि मैं ठंडा करके आइस बनाया हूँ तो आइस को गर्म करके फिर से मैं लिक्विड पानी बना सकता हूँ। तो ये एक ऐसी बदलाव है जिसे मैं बदल सकता हूँ और जिसमें नया चीज नहीं बनता है। उस तरह की चीजों चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, यदि और एक देख लो, आप सभी को मालूम है, मैंने पढ़ाया था कि आयोडीन आयोडीन सॉलिड से डायरेक्ट चल जाएगा गैसियस स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। तो इसको आई विल टेल द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, आप सभी को मालूम है। तो आयोडीन का फॉर्मूला यहाँ भी आई था जब वो सॉलिड था, जब वो गैसियस स्टेट में गया हीट करने के बाद डायरेक्ट, तो दैट इज आल्सो द फॉर्मूला आई ओनली। ओके, कोई भी नया चीज नहीं बना, इसका भी फॉर्मूला आई है तो इसका भी फॉर्मूला। आप चाहेंगे हम आयोडीन को फिर से ठंडा कर दे तो हमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है वापस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस जो होती है, ध्यान से सुनो मेरी बात, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये जो चेंज ऑफ स्टेट होती है, ये सारे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंज। मतलब वहां पे सिर्फ उसका स्टेट बदलता है, ना कि उसका केमिकल फॉर्मूला बदलता है। ओके, आई सपोज क्लियर हो गई होगी फिजिकल चेंज। अब चलो कुछ और चेंजेस हम लोग देखते हैं। मानो मिल्क बन गया कर्ड, तो आई सपोज कुछ बच्चों को मालूम होगा कि मिल्क में होती है लैक्टोज, और एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस जो लैक्टोज को बदल देता है कर्ड में। हाँ, मतलब लैक्टोज जो रहती है मिल्क में वो बदल जाती है लैक्टिक एसिड। मिल्क में होता है लैक्टोज और कर्ड में होती है लैक्टिक एसिड, और एक बैक्टीरिया होता है, नेम इज लैक्टोबैसिलस। आप कभी भी दही को वापस दूध बना सकते हो क्या? No, sir. कभी भी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एक अलग कंपोनेंट थी लैक्टोज, वो बदल गई लैक्टिक एसिड में, और मिल्क फट चुका है, खट्टा हो चुका है, उसका टेस्ट बदल चुका है, वो अलग चीज बन चुकी है। फिर से आप कभी भी दही को दूध नहीं बना सकते। तो लैक्टोज का ऑब्वियसली एक केमिकल फॉर्मूला अलग होगा, लैक्टिक एसिड का एक केमिकल फॉर्मूला। तो नई चीज बनी है,
तो जब नया चीज बनेगा विद अ न्यू फॉर्मूला तो उस चेंज को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। और यहाँ प्रॉपर्टी भी अलग है। ओके, यदि मैं मानूं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा का फॉर्मूला होता है Fe। आयरन क्या होता है, यदि इसको आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बाहर में छोड़ दो तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ये प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर, और बन जाती है क्या, जंग लग जाता है, लोहे में जंग लग जाता है। और जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। ये रस्ट, ये जो प्योर लोहा होता है, प्योर लोहा यदि हवा में छोड़ दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, वाटर पेपर के साथ कंबाइन करेगा और उसमें जंग लग जाती है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जंग, बोले तो रस्ट। ओके, Fe2O3.XH2। X मतलब एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं होता है कि कितनी वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होती है, वेरी करती है। ओके, तो एक लोहे में जो जंग लग गया, फिर से आप उससे अच्छा वाला लोहा ला सकते हो, कभी भी नहीं ला सकते। इसका फॉर्मूला Fe था, इसका फॉर्मूला बदल गया, रस्ट हो गया। तो ये बदलाव एक परमानेंट बदलाव है, आप कभी भी बैक नहीं जा सकते उस बदलाव, है कि नहीं? तो इससे भी हम बोलेंगे केमिकल चेंज ही। पढ़ने के हमें कुछ पढ़ लेने चाहिए और कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ कुछ इसके बारे में। चलिए और देखते हैं हम लोग। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे अंदर खाना को जब पचाते हैं तो हम नॉर्मली क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड्स जो खाते हैं, पोटैटोज खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं। जो फूड जब खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में बनता है ग्लूकोज, है ना। जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। सर एक ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलता है। आपने सुना होगा कि बहुत आदमी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसे डायरेक्टली ग्लूकोज दी जाती है एनर्जी। ओके, हाँ बोलिए, बोलो बेटा। सर आयोडीन सब्लिमेट होता है, उसका एक एग्जांपल क्या है? आयोडीन तो खुद ही एग्जांपल है बेटा। आयोडीन क्या क्या एग्जांपल, आयोडीन सब्लिमेट कर गया बेटा। आयोडीन द फॉर्मूला इज आई। आयोडीन एक एलिमेंट होती है, नॉन मेटल। ओके ओके सर। सर सर वो रस्टिंग ऑफ प्लीज फिर से समझा दीजिए सर। रस्टिंग ऑफ रस्टिंग को फिर से समझा दे। देखो बेटा, लोहा समझना क्या, आप सिंपल से समझो ना। घर में लोहा होगा कोई, उसमें आपने जंग लगा हुआ देखा होगा, लोहा बर्बाद हो जाता है जंग लगने से, एक खुरबुड़ा टाइप का चीज बन जाता है लोहा में। तो क्या फिर से आपको खुरबुड़ा चीज से ओरिजिनल लोहा बना सकते हो क्या? नो सर। नहीं, तो क्या है, केमिकल चेंज है, नई चीज बनी। और वो जो जंग है उसका फॉर्मूला ये होता है Fe2O3.XH2। रस्टिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, बस ये और कुछ नहीं। हाँ, खाना जब हम खाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, तो उसमें फूड अल्टीमेटली बन जाती है ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज से हमें ताकत मिलता है, एनर्जी, हम काम करते हैं उससे। जिनका तबीयत खराब होता है उनको डायरेक्टली ग्लूकोज दिया जाता है ब्लड, ताकि उन्हें एनर्जी मिले। तो वो ग्लूकोज को फिर से वापस जो खाना आप खा ले तो फिर से आलू और प्याज बना सकते हो, नहीं बनेगा। तो केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को सड़ा के वाइन बनाया जाता है। ओके, ग्रेप को हम लोग सड़ा के बनाते हैं वाइन। होता क्या है एक्चुअली, ग्रेप्स को बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है और उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है। ओके, ग्रेप्स को बड़े बड़े कंटेनर में रख के ईस्ट ऐड करके उसमें इथेनॉल बनती है, केमिकल बनती है इथेनॉल। ओके, यही अल्कोहलिक ड्रिंक की मेजर कंपोनेंट। ओके, अंगूर को हम लोग सड़ा के वाइन बनाते हैं, ये सभी को मालूम। तो एक्चुअली क्या होता है, अंगूर में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाती है इथेनॉल में, और यही नशा का कारण होता है। इंसान इसी चीज का नशा होता है इंसान, ठीक है। तो इथेनॉल फिर से अंगूर नहीं बन सकता, दैट इज कंफर्म। ओके, तो ये कहानी परमानेंट चेंज की।
बहुत सारे दुनिया में और देखते हैं हम लोग तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन क्या होता है? हम सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन और बाहर हम जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे अंदर में ऑक्सीजन गया वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हुई अंदर में, ब्लड में सर्कुलेट हुआ वो ऑक्सीजन, फिर हमें एंटायरली लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ऑक्सीजन हम अंदर लिए वो फिर से आप उसको वही ऑक्सीजन बना सकते हो? नहीं बनता ऑक्सीजन। तो बहुत सारे केमिकल चेंज हम लोगों ने देखा जहां पे नए चीज बन रही है विथ एंटायरली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड न्यू फार्मूला। उसको आप किसी भी तरीके से कोई भी कंडीशन में वापस नहीं ले सकते। ओरिजिनल चीज कभी नहीं बनता है, ठीक है ना। जो ओरिजिनल चीज हम लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो फाइनल चीज बनता है उसको प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से, और कभी भी उस प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते इन केमिकल। दैट्स ऑल फॉर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बट सर बोलिए बेटा। सर बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? ये मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, जस्ट करवाऊंगा। इट्स अ वेरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर बोलिए। कटिंग ऑफ ट्री क्या है? केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो कटिंग ऑफ ट्री और बर्निंग ऑफ, देखो कटिंग ऑफ ट्री, एक जिंदा ट्री को आप काटते हो तो वी विल टेल इट एज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो रुक जाती है। बट आप कटिंग ऑफ वुड बोलोगे, एक लकड़ी को आप यदि काटते हो तो मरा हुआ चीज है, उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस खत्म हो चुकी है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। यदि आप एक लकड़ी को काटते हो तो दैट विल फॉल अंडर फिजिकल चेंज, और यदि एक जिंदा पेड़ को काटते हो तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, अब आते हैं, मैं आ रहा हूँ बेटा, ठीक है, बताऊंगा बहुत सारी चीज फिजिकल केमिकल चेंज में मैं डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक विथ सम कॉमन एग्जांपल्स। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक पेपर लिया, एक पेपर का टुकड़ा लिया, उसको मैं फाड़ दिया पूरा, वो कौन सा चेंज हो सकता है? फिजिकल चेंज। सर फिजिकल चेंज। फिजिकल ही चेंज है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर वो पेपर छोटा छोटा टुकड़ा हो गया तो बड़ा पेपर कैसे बनेगा? बेटा देखो, बोलने का मतलब शेप और साइज में चेंज होना इज अलाउड इन फिजिकल चेंज। ओके, शेप और साइज में बदलाव हो सकती है फिजिकल चेंज, बट जैसे पेपर जो है मैं फाड़ने के बाद कोई नया चीज थोड़े बन पाया है बेटा। अंडरस्टूड? गॉट इट? Majorly we will first see the difference between physical and chemical change. ये आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ ली जाती है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलो हम लोग इसे दो कॉलम में ही पढ़ लेते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, केमिकल में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। It's a temporary change. Permanent change. Okay, can be reversed.
can be reversed by reversing the condition of reaction. मानो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले समझ लो। इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है यदि रिएक्शन को, मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए जो कंडीशन मैंने रखा था उस कंडीशन को मैं रिवर्स कर। मानो फॉर एग्जांपल आइस से मैं बनाया वाटर, तो क्या किया होगा, कूल सॉरी हीट किया होगा। आइस को हीट करोगे तो वाटर होगी, एक कंडीशन है। मैं कंडीशन को रिवर्स कर देता हूँ, वाटर को मैं कूल करूंगा तो फिर से हमें आइस मिल जाएगी। तो कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की कंडीशन क्या थी, हीट करना, मैंने क्या किया, कूल किया, फिर से वो किया। तो फिजिकल चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। cannot be reversed कौन है भाई, कौन इतना हल्ला कर रहा है? cannot be reversed in any circumstances। केमिकल चेंज को आप किसी भी कंडीशन में रिवर्ट कर सकते हो। ओके, और देख लिया जाए तो negligible energy change is evolved, negligible energy changes। वाह, बेटा अब मैं नाम लूंगा ना, आप लोगों का जो हल्ला कर रहे हो तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सी देयर इज अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल कि इनडिसिप्लिन ना तो जीवन में कभी सक्सेस दिया है, ना तो आप कोई चीज को सीख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो मजबूरन आपको ब्लॉक ना करना पड़े इसलिए आप हल्ला ना करें, ठीक। नेग्लिजिबल एनर्जी चेंजेस इज ऑब्जर्व। एनर्जी में जो बदलाव होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर एनर्जी में जो चेंज होती है, हल्की फुल्की एनर्जी में बदलाव होती है, बट दैट इज नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल एनर्जी चेंजेस जो होती है ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हो। कहाँ पे, या तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जैसे वाटर है, वाटर जब बनता है तो हीट एंड लाइट निकलती है, ओके। जब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो ह्यूज एनर्जी चेंजेस आती है, दैट कैन बी फेल्ट, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कहानी है। तो आप फिजिकल और केमिकल चेंज में कम से कम ये मिनिमम जो है आपको दिमाग में रखना है। कोई भी डाउट पूछ सकते हो, एनी डाउट? सर फिजिकल चेंज का थर्ड पॉइंट में लास्ट वर्ड क्या है? थर्ड पॉइंट ऑफ रिएक्ट, बेटा आरएक्शन मैंने रिएक्शन लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है ना। ओके सर। By reversing the condition of reaction। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ बेटा एक मिनट, थोड़ा इंक भर रहे थे। चलो हेलो विवेक कुमार। विवेक कुमार, बेटा विवेक कुमार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मैनेजमेंट टीम से एक बार बात कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, नहीं एक बच्चा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बर्निंग ऑफ कैंडल
what type of change? ठीक है ना, जब मोमबत्ती जलता है, ओके, कैंडल मोमबत्ती को बोलते हैं, ठीक है। जब मोमबत्ती जलता है तो दो प्रोसेस, क्या क्या होता है मैं लिखता हूं। फर्स्ट इज melting of wax and second is burning of thread and wax। जब एक मोमबत्ती जलता है तो दो चीजें होती हैं। जब इंस्टेंट मोमबत्ती को थोड़ा सा हीट मिलता है तो जो मोम होता है वो पिघल जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है। बट तो जो मोम लिक्विड फॉर्म में आता है फिर से जमीन पे गिरने के बाद ठंडा होता है और फिर से क्या हो जाता है, आप देखोगे मोम जैसा उसका रूप हो जाता है कि नहीं। जो मोम रहती है, देखोगे आप क्या होता है, जैसे ही मोमबत्ती गर्म हुआ हल्का सा तो उसकी मोम पिघलने लगी, पिघल के जमीन पे गिर जाता है, फिर जमीन पे वो सॉलिडिफाई कर जाता है। गर्म हुआ फिर जमीन में उसे जैसे ही ठंडा मिला फिर से वो वैक्स कर। तो इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो हो रही है वहां पे फिजिकल चीज। ओके, बर्निंग ऑफ थ्रेड, अब ये जो थ्रेड है वो जल जा रहा है। ओके, बर्निंग ऑफ थ्रेड जो है वो क्या होता है, जब थ्रेड जल जा रहा है तो जब जल गया तो कुछ स्मोक बन के निकल गया। वैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है, ये भी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है इनकम्प्लीट कंबशन। तो जो रस्सी रहती है मोमबत्ती में वो जलता है, नया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक इत्यादि बनता है। सिमिलरली वैक्स में भी वही होता है, जल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के वाटर वेपर बनती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो जलता है एक बार जल जाने के बाद नई चीज बन जाती है, वो एस्केप हो जाती है, उसको आप फिर से पकड़ के मोम नहीं बना सकते। तो ठीक है, तो ये वाली हो जाती है chemical। कहानी ये है कि जब एक कैंडल जलता है तो दोनों टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल भी है। ओके, और कुछ डाउट चेंजेस में, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज में कोई डाउट बेटा? नो, आई सपोज नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन। तो आज सॉल्यूशन की पूरी डिस्कशन तो नहीं हो पाएगी पर हल्का फुल्का इंट्रोडक्टरी पार्ट सॉल्यूशन भी देखते हैं। सॉल्यूशन एक्चुअली इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होती है? इट इज अ homogeneous mixture of two or more component देखो बेटा समझ लो थोड़ा सा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ये डेफिनेशन, ठीक है। सॉल्यूशन एक सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं? पानी लेते हैं,
चीनी डालते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। पानी में चीनी डाला, मिला दिया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि आप यहां से पानी पियो या यहां से पानी पियो या यहां से पियो या यहां से पियो, कहीं से भी आप पानी पियोगे, एक चीनी का जो सॉल्यूशन होता है आपको इक्वल मीठा लगे, क्योंकि जो चीनी आप इसमें डाले हो वो यूनिफॉर्मली पूरे में मिलता है। ओके, यहाँ पे जो मिठास होगा यहाँ पे भी वही मिठास, यहाँ पे भी वही मिठास, हर जगह इक्वल मिठास। तो जो सॉल्यूशन होती है एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है। होमोजीनियस आप लोग जानते हो, प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म, होमोजीनियस मींस प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म। तो सॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जहां पे प्रॉपर्टी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, पूरे में सेम प्रॉपर्टी है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कैसे बनता है, दो या दो से अधिक चीजों को आप मिलाओ। यहाँ पे मैंने क्या मिलाया है, शुगर प्लस वाटर मिलाया है, तो दो चीज को मिला के सॉल्यूशन बनाया। आप चाहो तो शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर मिला दो, तीन कंपोनेंट को मिला दिया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वाली मिक्सचर होती है जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। एग्जांपल आपके पास है, जिसकी कंपोजिशन को आप चेंज कर सकते हो विद इन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स में आप उसके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हो। बोलने का मतलब चीनी पानी आप बनाए, चीनी में मतलब पानी में चीनी मिलाए 1 चम्मच, आप चाहो तो 2 चम्मच चीनी मिला सकते हो। मैंने क्या किया, कंपोजिशन थोड़ा चीनी का चेंज कर, 3 चम्मच मिला सकते हो, 4 चम्मच मिला सकते हो, 1 किलो तो नहीं है ना मिला सकते, तो एक लिमिट में मिला सकते हो, क्योंकि आप ज्यादा मिलाओगे तो फिर चीनी बैठने लग जाएगी, नीचे में चीनी बैठने लग जाएगी। ओके, तो कंपोजिशन को चेंज किया जा सकता है एक सर्टेन लिमिट में। आप चाहो तो पानी ज्यादा डाल सकते हो, चाहो तो चीनी ज्यादा डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो कंपोजिशन को। तो सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वाली मिक्सचर होती है जो दो या दो से अत्यधिक चीजों से मिलकर बनता है, और कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं लिमिट के अंदर। ओके, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम कम तो कर सकते हो, पर ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। गॉट इट? तो ये तो हो गई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग अपने जो सिलेबस में पढ़ेंगे, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। A solution that contains two components. एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, दो ही चीज है, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, शुगर और वाटर। एक होगी टर्नरी, वैसे टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन a solution that contains three components. इसका एग्जांपल हम शुगर सॉल्ट वाटर देख सकते हैं, 3 कंपोनेंट है, 1 2 3 टर्नरी। ओके, सो ये तो सॉल्यूशन के बारे में छोटी सी डिस्कशन हो गई कि सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स क्या है, बाइनरी है, टर्नरी है। अब सॉल्यूशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सॉल्यूशन जिन जिन चीजों से मिलके बनता है उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें, तो पूछ लो बेटा। नो, चलिए।
सिंपल ही एग्जांपल लेता हूँ, शुगर को मिलाया पानी में। तो आप लोग जब चीनी को पानी में मिलाते हो तो आप ज्यादा क्या लेते हो? चीनी लिक्विड ही हो, भले हम इसको एक्वस बोलते हैं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखिए, द स्टेट डिटरमाइनर ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का क्या फाइनल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। ओके, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और वही डिटरमाइन करेगा सॉल्यूशन का फाइनल स्टेट। ठीक है ना? द स्टेट डिटरमाइनर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो स्टेट डिटरमाइन करता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, एंड इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वही होता है एक सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट समझ आ गया? तो एक सॉल्यूशन का स्टेट क्या रहेगा वो डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। यदि आपको सॉल्वेंट के बारे में पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनल सॉल्यूशन का स्टेट क्या है। नेक्स्ट होती है सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ अ